प्रारंभिक संख्या सिद्धांत, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ये 10th क्लास तक का टॉपिक है, सेकेंडरी लेवल तक का टॉपिक है। थोड़ा सा ये थोड़ा हो सकता है आप लोगों के लिए नया नाम हो। एक बार थोड़ा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ है और किन किन के हिस्से में ये टॉपिक है, किन के हिस्से में ये टॉपिक नहीं है, किस किस के सिलेबस में ये टॉपिक है और किस किस के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है और ये है क्या। पहले तो नंबर सिस्टम से है ना, नंबर थ्योरी लिखा हुआ है। नंबर थ्योरी नंबर सिस्टम से आता है। तो ये नंबर सिस्टम जो होता है ना, उसके जैसा का जैसा ही है। जैसा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पढ़ा है ना आप लोगों ने, हमने रियल नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो ये रियल नंबर सिस्टम के जैसा का जैसा है, लेकिन थोड़ा सा एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री शब्द का मतलब प्रारंभिक, थोड़ा सा नंबर सिस्टम से प्रारंभिक है, हल्का सा थोड़ा सा आगे है, पहले है। ये थोड़ी ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो नंबरों से थोड़ा पहले आती है, नंबरों से थोड़ा पहले आते हैं। देखिए एलिमेंट्री शब्द होता है ना, वो एजुकेशन में भी लगता है, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो है ना, ये टॉपिक नंबर सिस्टम से थोड़ा सा पहले प्लस नंबर सिस्टम के थोड़ा सा आगे, आगे और पीछे दोनों तरफ ही चलेगा। तो ये एलिमेंट्री नंबर सिस्टम। थोड़ा नाम सुन के अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, टॉपिकों का नाम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ये टॉपिक एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। और ये भी बता दूं आपको कि ये टॉपिक किन किन के है, किन किन के नहीं है। ठीक है, तो इसके नाम पे मत जाइएगा, पहले तो नाम से मुक्त होइए, नाम पे मत जाइए। सब टॉपिकों के जो नाम है ना, वो नाम देखिए, वो आपको मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, बड़े टॉपिक का नाम नहीं मिलता, और बड़े टॉपिकों के नाम भी बहुत से अजीब अजीब होते हैं। तो सब टॉपिक जो होते हैं ना, छोटे टॉपिक, टॉपिक बड़ा टॉपिक हो गया, उसके अंदर छोटे टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, उनसे पहचानिए, उनसे पहचाना जाएगा। क्योंकि चैप्टर का नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, चैप्टर का नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, तो वो चैप्टर के नाम से पता नहीं चलता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उसे क्षेत्रकलन भी कहते हैं, उसे समाकलन का अनुप्रयोग भी कहते हैं। कई लोग लिखते हैं समाकलन का अनुप्रयोग, कई नाम लिखते हैं क्षेत्रकलन, है ना, कई लिखते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल, है ना, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल। तो कई अजीब 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 चीजें अलग अलग नाम रख देते हैं। तो नाम पे, बड़े नाम पे ना जाके छोटे नाम पे चलते हैं सब टॉपिक पे, जिससे बात समझ में आएगी। ये टॉपिक एज इट इज अगर आपको देखना है तो ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में बिल्कुल ये पूरा का पूरा नाम यही है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में जाएंगे ना, अगर आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एनवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, ईएमआरएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं अभी, है ना, हाल फिलहाल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं, तो ये टॉपिक एग्जैक्टली इसी नाम से मिलता है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जो भी सेंट्रल एग्जाम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है टीजीटी के, उन सब में आपको ये टॉपिक एज इट इज इसी नाम से मिलता है। डीएसएसबी में, इन सब में तो आपको यही नाम आपको मिल जाएगा। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सब में ये कंप्लीट टॉपिक जैसा का जैसा नाम लिखा हुआ है, एलिमेंट्री नंबर सिस्टम। पहले नंबर सिस्टम होगा, फिर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी होगा। तो ये वैसे का वैसा, जैसा नाम मैंने दिया है वैसा का वैसा मिल जाएगा। अदर एग्जाम में नाम थोड़ा बदल के मिलेगा, लेकिन जो सब टॉपिक है ना, छोटे टॉपिक, वो कुछ इससे मिलते जुलते होंगे, कुछ नहीं भी मिलते जुलते होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। लेकिन ये टॉपिक पढ़ना आपको चाहिए, क्योंकि 10th का टॉपिक है, नंबर सिस्टम जैसा ही टॉपिक है, सारी चीजें वही, लगभग लगभग आपको काफी सारी चीजें वही मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा प्री नॉलेज जो है ना, वो भी आपको इस टॉपिक से मिलेगा। आ जाओ सिलेबस दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा इसका सिलेबस होता है, इसमें तो बहुत सारी चीजें तो आप देखोगे क्या, ये सारी तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी, उनको दोबारा पढ़ेंगे, उनको दोबारा पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, एक एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस दोबारा से भी हो जाएगा। कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें एकदम फ्रेश है, एकदम ताजा है, कुछ काफी पुरानी है। पहले अगर मैं पुरानी चीजों पे रखूं तो पुरानी पुरानी कौन सी है, ये सब पुरानी है, ये सब आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। यहां से आए, विभाजकता परीक्षण, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम, यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड, कॉन्ग्रुएंस, फर्मेट थ्योरम, ठीक है, शेषफल ज्ञात करना, फर्मेट थ्योरम, और आइलर टोशन फंक्शन, नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, विल्सन थ्योरम। ये सारे टॉपिक पुराने हैं, ये ओल्ड है, ये आपको नंबर सिस्टम में भी मिल जाएंगे, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, तो वहां से ये सारी चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये तो सारे पुराने हो गए, ये हो गया, ये दोनों पुराने टॉपिक हो गए, ये नंबर सिस्टम में हो गया, ये भी हो गया नंबर सिस्टम में, ये भी नंबर सिस्टम में कवर हो गया। और एक बार दोबारा और यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस इसके हिसाब से दोबारा पढ़ भी लेंगे, एक बार पुनः इन्हें दोबारा हम पढ़ लेंगे। वैसे तो मैं नंबर सिस्टम में ये करवा चुका हूं। अब जो नए टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें,
जैसे मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है ना, ये नंबर सिस्टम से थोड़ा पहले है, थोड़ा बाद में। अब ऊपर वाले नाम कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले जो नाम है ना, वो कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे। देख रहे, कई नाम है, कई चीजें थी जो पहले नहीं थी, वो यहाँ दिखेगी। जैसे पीनो एग्जाम है, पीनो के अभिग्रहित है, गणितीय आगमन सिद्धांत है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, बेसिक आधार रिप्रेजेंटेशन, आधार निरूपण प्रमेय, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे के सारे नए हैं। ये आप पहली बार यहाँ पे पढ़ेंगे, एकदम न्यू। जैसा कपड़े की दुकान में जाते हैं ना, वो कपड़े की दुकान वाला कहता है ना, ये तो वो पुराने वाले कपड़े हैं जो पिछले सीजन के थे, और ये नए वाले न्यू अराइवल, ये न्यू अराइवल है, ये पुराना अराइवल है। तो ये जो पिंक वाले हैं, ये पुराने अराइवल है, पहले आप पढ़ चुके हैं इन सबको रियल नंबर में, नंबर सिस्टम में पढ़ के, अभी भी पढ़ के आए हैं कुछ दिन पहले। अब ये कुछ टॉपिक आपके नए हैं, प्लस ये नया है आइलर थ्योरम, ये नया है, ये आप यहाँ पढ़ेंगे। एक आप आइलर का फाइव फंक्शन पढ़ेंगे, आइलर का टोशेंट फंक्शन पढ़ चुके हैं, आइलर का फाइव फंक्शन इससे मिलेंगे, ये ग्रुप थ्योरी में बहुत काम आता है। एक और प्यारा सा नाम पढ़िए, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसका नाम उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बड़ी फेमस थ्योरम है ये, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये टॉपिक आपके नए हैं। पीनो अभिग्रहित, गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, और बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आइलर की थ्योरम, आइलर का फाइव फंक्शन, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये कुछ टॉपिक आप इसमें नए पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के अलावा। प्लस वो जो पुराने टॉपिक है उनको भी फटाफट में थोड़ा थोड़ा बोलता हुआ बताता हुआ चला जाऊंगा। जो पहले पढ़ा चुका हूँ नंबर सिस्टम में, अगर आपको वहां पढ़ना है तो अच्छे से नंबर सिस्टम में दोबारा इनको वहां देख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी बात करूंगा इनकी, लेकिन मूलतः ये जो नए नए बचे हुए टॉपिक है ना, अलग अलग जो नहीं आए हैं पहले, उनकी ज्यादा बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो ये आपका टॉपिक है, ये टॉपिक सब जगह देखो। मैंने कहा ना कि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के नाम पे मत जाइए, गणितीय आगमन सिद्धांत आपको कई परीक्षाओं में मिल जाएगा। गणितीय आगमन सिद्धांत जाके देख सकते हो, बहुत सारी परीक्षाओं में ये आपको मिल जाता है, गणितीय आगमन सिद्धांत। और अगर नहीं भी मिलता तो आपके सवालों के बीच में ही आ जाता है। तो ये कई टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो सवालों के बीच में आते हैं, एज ए टॉपिक मत आए, लेकिन सवालों के बीच में आते हैं। बहुत सारी चीजें आप गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूव करते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत, पीनो के अभिग्रहित, ये भी आपके सिलेबस में रियल नंबर सिस्टम के अंदर पीनो के अभिग्रहित आते हैं। आधार निरूपण पर में बड़ी कमाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन जिसको कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ये इसमें आएगा। तो ये कई चीजें काम के, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, ये सब गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा जुड़े हुए, ये तीनों के तीनों इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। और याद रखिएगा ये टॉपिक जो है ना एलिमेंट्री, ये नंबर सिस्टम से आगे और नंबर सिस्टम के पीछे, थोड़ा तो नंबर सिस्टम के आगे का कवर करती है, थोड़ा नंबर सिस्टम के पीछे का कवर करती है। तो ये इस तरीके से चलती है ना। ये टॉपिक जो मैंने बताया कि जो आप पढ़ने वाले हैं अभी, ये आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है उससे नंबर सिस्टम से पहले और नंबर सिस्टम के बाद इनको भी कवर करते हो, आगे और पीछे। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, कुछ तो नंबरों से भी पहले जो आया उसको पढ़ेंगे, कुछ नंबरों के बाद का पढ़ेंगे। तो कुछ मिक्स टाइप का टॉपिक ये होता है। नाम आपने देखे होंगे, कुछ अजीब नाम भी लिखे कि यार ये क्या हो गया, कुछ ऐसे दिखे। अब ये टॉपिक इस तरीके से इन केवीएस वालों ने, एनवीएस वालों ने बनाया हुआ, पता नहीं क्यों ऐसे मिक्स करके बना दिया। अलग अलग बना के भी टॉपिक बना सकते थे, लेकिन एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का नाम रखा इसका, फिर इसका एक निर्माण करवाया। ये जो पूरी तरीके से बनाया गया है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन लोगों के द्वारा रचित है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया टॉपिक है ये। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये पूरा टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है ही, है ना। और बाकी अदर एग्जाम वाले हैं वो अपने हिसाब से जितना आपको,
क्योंकि ये तो जो मैंने बता दिया पुराने वाला वो तो हो ही चुका, वो जरूरी था ही। बाकी ये कुछ चीजें हैं जो आपके अच्छी लगे, ठीक लगे, बढ़िया लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं लगे तो आप इन क्लासेस को स्किप कर सकते हैं अगर नहीं पढ़ना हो तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पीनो से मिलते हैं। पीनो क्या था? पीनो के अभिग्रहित। अभिग्रहित क्या होते हैं? अभिग्रहित होते हैं जहां से आप शुरुआत करते हैं, जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, जो साबित नहीं किए जा सकते। शुरुआती नियम, जहां से आप शुरू करते हैं, है ना। ये बस ये बड़ा गणित का और रिलीजन का सबका ये सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ आके सर कहते हैं, अगर आप किसी से पूछोगे ये पेन किसने बनाया, तो वो कहेगा उस दुकानदार। ये पेन कहाँ से आया, तो कोई दुकानदार से आया। उस दुकानदार के पास कहाँ से आया, बोला उस होलसेलर से आया। उस होलसेलर के पास किसके आया, कि बोला कंपनी से आया। बोले कंपनी के पास कहाँ से आया, कि कंपनी ने कच्चा माल उठाया। कच्चा माल कहाँ से आया, बोला प्रकृति से आया। बोला प्रकृति कहाँ से आई, बोला वो वहां से आई। तो अंततः हम हर चीज को अगर देखें तो ये कंटीजेंसी है। नाम सुना होगा, कंटीजेंसी करके नाम आता है। कंटीजेंसी नाम होता है अगर आप हर चीज के पीछे जाते जाए तो अंततः आपको एक फर्स्ट कोज मिलेगा, पहला स्थान मिलेगा। और पहला स्थान जो होता है कहीं लास्ट में होता है, जहां खत्म होता है उसको हम अभिग्रहित कहते हैं। वहां पे अब उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो गया। बस ये है कि यही लास्ट है, इसको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा आपको, मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ये लास्ट है, यही बस, यही सर्वे सर्वा प्रथम है, यही आदि और अनादि है। यहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो गणित में भी ये सब कुछ होता है। अगर आप गणित में चीजों को पीछे पीछे जाते जाएं तो लास्ट में एकदम शुरुआत में, एकदम शुरू में जो आपको मिलता है ना, वो मिलते हैं अभिग्रहित। अभिग्रहित मतलब वो नियम जिनको साबित नहीं किया जा सकता, जिनके आधार पे पूरी गणित को बनाया गया है, जिसके आधार पर गणित बनाया गया, इनको बोलते हैं अभिग्रहित। इंग्लिश में बोलते हैं एग्जम। थोड़ा सा समझना इस बात को, कोशिश करना, थोड़ा सा मुश्किल होगा ये काम समझना। एग्जाम क्या होते हैं? जब आप पूरी गणित को देखिए, समाकलन, अवकलन, किसी भी गणित को उठाइए और उसके पीछे चलिए, पीछे 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 जाते जाएंगे तो आपको अंततः पता चलेगा कि ये कुछ नियम है जिसकी सहायता से इस पूरे को बनाया गया। फिर उस नियमों को बढ़ा बढ़ा के, नई नई परमें बना बना के उस ब्रांच को बड़ा 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 करते गए। लेकिन जैसे मैंने बताया, पेन वाला एग्जाम्पल दिया, लास्ट में आपको वो ईश्वरी मिलेगा, इस पेन का निर्माता। ये पेन कहां से आया? ईश्वर से आया। क्योंकि आपको कंपनी आई तो मैं कंपनी के पास कहां से आया, तो अगर कंपनी ने मिनरल्स निकाले, जमीन में से प्लास्टिक निकाला, उसको बनाया, बोला वो वहां कहां से आया, तो बोला वो वहां से आया भगवान से। तो लास्ट में भगवान पे पहुंच जाते हैं ना हर चीज पे। तो सेम ऐसी कहानी गणित में भी होती है। गणित में भी जब आप कोई भी ब्रांच को उठाएंगे और पीछे पीछे क्यों 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 करते जाओगे, तो अंततः आप जिस नियम पे पहुंचते हैं उसे एग्जाम्स कहते हैं, अभिग्रहित कहते हैं। ये वो नियम आ जाएंगे जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, जिसको मानने के अलावा अब कोई और तरीका है ही नहीं। ये सेल्फ ट्रुथ है। सेल्फ ट्रुथ मतलब अपने आप में सच है, इन्हें एग्जाम्स कहा जाता है। तो ये नंबर की फाउंडेशंस में कैसे आया? जैसे कोई भी बच्चा मान लीजिए आपसे पूछे कि 1 और 1 2 क्यों होता है, तो आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते कि 1 और 1 2 क्यों होता है। 1 + 1, 1 के बाद 2 क्यों आता है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि 1 के बाद 2 क्यों आता है। करके देख लो, 1 + 1 2 क्यों होता है। अगर आप इन पे सवाल उठाएंगे, ये अभिग्रहित है। ये गणित का ढांचे का सबसे पहला सच है, जिसको हमने विश्वास किया, माना और उसके आधार पर गणित को तैयार किया कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। कोई प्रूफ नहीं कर सकता इसको ये प्रूवेबल नहीं है, ये सेल्फ ट्रुथ है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। 1 और 1 2 बनाएंगे, 2 + 1 3 बनाएंगे, 3 + 1 4 बनाएंगे, एक एक जुड़ता जाएगा, नया नंबर बनता जाएगा। ये एग्जाम्स होते हैं, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। पहले बेसिक शुरुआती नियम है ये। अच्छा, आपको लगेगा ये तो शुरुआत है, ये तो सब जगह होता है। हर जगह ये होता है, हर जगह ये होता है। धर्म में जाएंगे तो ये पीछे सबसे लास्ट में आपको भगवान मिलेगा। हर चीज के पीछे अंतिम कारण, अंतिम या पहला कारण वो ईश्वर होगा। सेम ऐसे गणित में भी जो शुरुआती चीज है वो उसे कहते हैं अभिग्रहित, जहां से गणित की कोई ब्रांच शुरू होती है। जैसे ग्रुप थ्योरी है, पूरी ग्रुप थ्योरी 4 नियमों पे शुरू होती है ना। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होता है 4 G1 G2 G3 G4, उससे पूरा ग्रुप तैयार होता है, उसी से पूरी ग्रुप थ्योरी तैयार होती है। तो यही जो नियम है, कोई भी ब्रांच जो है वो नीचे कुछ एग्जाम्स पे खड़ी है, कुछ अभिग्रहित है, कुछ बातें हैं जिसको पहले मान लिया गया कि ये सच है। क्रिकेट को ले लीजिए, क्रिकेट में भी एग्जाम्स है। क्रिकेट में ये एग्जाम है कि बॉलर बॉल कराएगा, ये एक एग्जाम है, हमेशा बॉलर बॉल करवाता है। बॉलर को 6 बॉलें कराने का अधिकार है 1 ओवर में। बॉलर जो है वो जो विकेट पे बॉल मार देगा उसे आउट कहेंगे।
बॉलर ने बॉल कराई, उसने बैट से मारा और कैच पकड़ लिया, बिना टप्पा खाए कैच पकड़ लिया, आउट माना जाएगा। तो ये क्या है? ये नियम ही तो है जिससे गेम होता है। तो ये अपने आप में सच है, इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई खिलाड़ी डंडा गाड़ के खड़ा हो जाए, बोला नहीं मैं नहीं मानूंगा कि कैच पकड़ने से आउट होता है, मैं नहीं मानूंगा कि कैच पकड़ने से आउट होता है। तो अब आप उसे प्रूफ कर सकते हो कि कैच पकड़ने से आउट होता है, ले मैं प्रूफ करता हूँ। आप उसे पढ़ा हुआ नियम पढ़ा दोगे, कहीं ये देखो बीसीसीआई, ये देखो आईसीसी ने नियम लिखा हुआ है कि कैच पकड़ने से आउट होता है। वो कहते तो नियम लिखा हुआ है, प्रूफ करके बताओ ना कि कैच पकड़ने से आउट होता है। मुझे प्रूफ करके दो कि कैच पकड़ने से आउट होता है। तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि कैच पकड़ने से आउट होता है। ये नियम है, कुछ वो नियम है जिससे गेम शुरू होता है। उसके बाद फिर आगे नियम बन सकते हैं, लेकिन पहला जो नियम है जहां से गेम शुरू होता है वो बेसिक नियम होते हैं जिसे एग्जाम्स कहते हैं। गणित में भी एग्जाम थे, है ना, जहां से शुरुआत होती है। तो पीनो ने क्या किया? क्या पीनो ने गणित बनाई? नहीं, पीनो ने गणित नहीं बनाई। पीनो से पहले पीनो ने शुरुआत की। पीनो ने कहा कि भाई कोई बच्चा मुझसे कभी पूछे, कोई बच्चा किसी से पूछे कि अपने सर से पूछे कि सर 1 और 1 2 क्यों होता है, तो सर इसका क्या जवाब देगा? गुरुजी इसका क्या जवाब देगा? तो पीनो और उस समय के बहुत सारे गणितज्ञों ने एक शुरुआत की कि हम गणित के जो एग्जाम्स है पहले उनको सेट करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि पूरी गणित किन पर आधारित है, पूरी गणित किन नियमों पर आधारित है। तो ये अभिगणित जहां से, क्योंकि गणित की शुरुआत तो पीनो ने नहीं की, गणित की शुरुआत तो आदि अनादि, मतलब कब शुरुआत हुई होगी मानव सभ्यता की, तब से गणित आई हुई है। लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते कि पहला इंसान कौन था, नंबर बनाने वाला, फिर नंबर क्या हुए, फिर हम उस पर नहीं जाने वाले। हम तो बस वो एक जगह बनाना चाहते हैं। जैसे भारत आजाद हुआ, भारत ने एक संविधान बनाया, भारत ने एक संविधान बनाया कि ये संविधान है, अब यहां से पूरा देश अब इससे चलेगा, पूरा देश इससे चलेगा। क्या भारत 1947 में थोड़ी बना है? भारत तो हमेशा से ही था। पता नहीं भारत कैसे बना होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन संविधान 1947 1950 के बाद जब संविधान बना, तो संविधान ने शुरुआत ये नहीं माना जाएगा। अब इसके इससे पहले जो भी सच था वो नहीं माना जाएगा, इसमें अब जो लिखा हुआ है उसी को माना जाएगा। यही सच है। अब इसी सच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझते हो? देश आजाद होता है तो संविधान बनाता है। संविधान क्या होता है कि अब ये इसमें जो नियम लिखे हुए हैं इसी नियमों से देश चलेगा। इससे पहले क्या था क्या नहीं था वो सब पे खत्म करो, और अब इस किताब से देश चलेगा। बस पीनो ने भी यही किया कि भाई नंबर कहां से आए होंगे, कैसे आए होंगे, क्या हुआ होगा, उन सब से हम एक बार धूल डाल देते हैं और शुरुआत करते हैं नई शुरुआत। पहले अभिगणित बनाते हैं, संविधान, गणित का संविधान बनाते हैं कि भैया ये नियम है, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इनको मानना पड़ेगा। जैसे संविधान में आपने नियम लिख दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन लिख दिया मतलब ये मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा, हाई कोर्ट भी मानेगा, छोटा कोर्ट भी मानेगा, और सरकारों को भी मानना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, रक्षा का अधिकार है, इसका अधिकार है, उसका अधिकार है। तो ये सारे अधिकार उनको दे दी, नियम दे दी कि ये नियम मानने ही पड़ेंगे, चाहे सरकार हो और चाहे व्यक्ति विशेष हो। तो इसे कहते हैं एग्जाम सेट। गणित में भी इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले नंबरों का फाउंडेशन सेट किया गया, और ये बहुत सारे गणितज्ञ थे जिन्होंने अलग अलग मिलकर फाउंडेशन सेट किया। पीनो सबसे पहले गणितज्ञ थे, इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत उठाई कि गणित को भी तो एक संविधान चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए गणित को भी। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेट करते हैं। कोई बच्चा कभी भी गुरुजी को पूछे कि गुरुजी 1 और 1 2 क्यों होते हैं, तो वो बता सके कि 1 और 1 2 क्यों होते हैं, 1 के बाद 2 क्यों आता है। कोई पूछे तो जगह बताई जा सकती है कि 1 के बाद 2 क्यों आता है। तो पीनो ने अपने एग्जाम दिए, और ये एग्जाम हुए सबसे पहले, बहुत बेसिक थे। लेकिन याद रखिए ये बात बेसिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। सिर्फ इतनी नहीं है कि आप ये सोचो कि सर ये तो एग्जाम दे दिए, तो कोई भी दे सकता था, कोई नहीं दे सकता। पहले तो ये बात कोई सोच ही नहीं सकता था कि गणित का भी एक संविधान होना चाहिए। वरना तो अगर आज पीनो ना होते, या पीनो ने ये शुरुआत ना की होती, तो हमारे उत्तर ये होते कि मैं पूछता 1 और 1, मैं पहले ये पूछता कि गणित किन आधारों पर खड़ी है, तो पहले हमें ये पता ही नहीं होता कि गणित के आधार क्या है। हमें यही नहीं पता होता गणित के आधार कैसे है। जैसे भारत का संविधान बताता कि भारत का आधार क्या है, किन नियमों पे, किन कर्तव्यों पे, किन आधारभूत नियमों पे भारत खड़ा है। सही है नहीं है? संविधान में यही लिखा हुआ होता है। जो हम छोटा सा एक रूप पढ़ते हैं, संक्षिप्त रूप पढ़ते हैं, उसमें वो बताए हुए हैं कि पिलर्स क्या है, भारत जो है कौन से पिलर्स पे खड़ा है। वैसे गणित के पिलर्स क्या है, ये पीनो पहला व्यक्ति था जिसने इस बात की शुरुआत की कि भाई गणित को भी एक आधार दो, ताकि जब कोई पूछे कि ये जो पूरी गणित, ये जो फैले जा रही है, फैल फैल के इतनी बड़ी गणित हो गई है, ये गणित किन पे टिकी हुई है, ताकि उसे ये तो पता हो कि इसके, जैसे चेयर होती है उसके 4 टांगे हैं, इन टांग आप जो भी अब चेयर पे जो भी रख रहे हो वो इन 4 टांगों पे टिका हुआ है, हमें ये तो पता हो कि ये 4 टांगे। ठीक है, तो पीनो ने इस बात का शुरुआत किया कि आइए एक एक चीज की हम नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले धरती पे क्या आए होंगे, जब भी मानव सभ्यता हुई पहले नेचुरल नंबर आए होंगे। तो पीनो ने शुरुआत किया एग्जाम नंबर 1। देखो एग्जाम मतलब आप सवाल नहीं उठा सकते, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये सच है, इन पे सवाल नहीं हो सकते, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये सच है।
तो पहला एग्जाम एक नेचुरल नंबर है, 1 इज ए नेचुरल नंबर, एग्जाम नंबर 1 एक नेचुरल नंबर है। अब देखो ये एग्जाम बनाए हैं, नहीं कोई पूछे 1 कहां से आया तो आप कैसे, तो पीनो का एग्जाम नंबर 1 कहता है कि 1 एक नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद में हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होगा, सक्सेसर मतलब जस्ट उसके बाद में एक नंबर आएगा, हर नंबर के बाद एक नंबर आएगा, जैसे 1 के बाद 2 आएगा। अब आप उसको 2 बोलो, इंग्लिश में 2 बोलो, संस्कृत में द्वितीय बोलो, जो तुम्हें नाम देना बोल दो, लेकिन हर नंबर के बाद में एक नंबर आएगा, हर नंबर के बाद में एक नंबर आता चला जाएगा। जैसे 1 के बाद एक नंबर आएगा, आपको जो नाम रखना रख लेना, चिंटू, बंटू, टिंकू, चिंटू, पिंटू, जो भी नाम रखना रख लेना। 1 के बाद एक नंबर आएगा, जो नाम रखना चाहो रख देना। फिर उसके बाद एक नंबर आएगा, उसका एक नाम रख देना। फिर उसके बाद एक नंबर आएगा, उसका नाम रख देना, और उसका एक संकेत बना देना, जैसा भी बनाना है। हर भाषा अपना अपना संकेत बनाया है सबने, सारी भाषाओं ने संकेत बनाए, सब भाषाओं ने उसके अपने अपने नाम रखे। तो हर नंबर के बाद एक नंबर आता है, उसका नाम। अब जो हम यूनिवर्सल जो मानते हैं वो इंग्लिश वाले मानते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 के नाम हो गए, संकेत हो गए, वो 2 3 4 जो बनाते हैं चित्र, वो हो गया। ये दूसरा हो गया सेकंड एग्जाम। एवरी नेचुरल नंबर हैज ए यूनिक सक्सेसर, हर प्राकृत संख्या का आगे एक उत्तरवर्ती होगा, जस्ट उसके बाद एक नंबर आएगा। तो अब कोई पूछे कि सर 2 क्यों आया, तो जाके बोल देना कि पीनो ने कहा था कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। ये संविधान तैयार हो गया। एग्जाम नंबर 3, 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैव सेम सक्सेसर, नहीं हो सकता, हर किसी का एक ही सक्सेसर होगा। एग्जाम नंबर 3, यहां पे इसने वो चैन बंद कर दी कि भैया कोई कहे एक के 2 सक्सेसर हो सकते हैं क्या, एक नंबर के आगे 2 नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं, हर नंबर के बाद सिर्फ एक नंबर होगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 से 2 नहीं आ सकते, एक नंबर से 2 नहीं आ सकते। ये लीनियर चलेगा, लीनियर मतलब एक लाइन में चलेगा, 1 के बाद एक नंबर आएगा, फिर उसके बाद एग्जैक्टली एक नंबर आएगा, उसके बाद एग्जैक्टली एक नंबर आएगा। इस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ेगी। एग्जाम नंबर 3, तो हर नंबर के बाद में एक ही नंबर आएगा, है ना, ये लाइन पकड़ा दी हमें। ये एग्जाम नंबर 3 ने हमें लाइन पकड़ा दी कि एक आएगा, हर नेचुरल नंबर के बाद में एक नंबर आएगा, और हर नेचुरल नंबर के बाद में एक ही नंबर आएगा, 2 नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि ये नंबर रहा, इसके बाद में ये भी आ गया और ये भी आ गया, ऐसे नहीं आएगा। हर एक नंबर के बाद एग्जैक्टली एक नंबर आएगा, एग्जैक्टली एक नंबर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछे कि फिर एक कहां से आया, 2, अब मैं पूछूं कि 4 कहां से आया, बोला 4 3 से आया, 3 कहां से आया, बोला 3 2 से आया, 2 कहां से आया, बोला 1 से आया। फिर बच्चा आते आते ये भी पूछेगा 1 किससे आया, तो एग्जाम नंबर 4 ने ये लाइन बंद कर दी कि 1 किसी से नहीं आया, 1 ईश्वर की तरह खुद ही आया, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो खुद से ही जन्म हुआ। एग्जाम 4, 1 को लाने वाला कोई नहीं था, 1 को लाने वाला कोई नहीं था, 1 खुद से आया, अपने आप ही। क्यों आया, भगवान जाने कैसे आया, लेकिन जैसे ईश्वर कैसे आया, खुद से आया ना, वैसे ही बाकी सब तो भाई मैं हूं, मैं अपने पिताजी से आया, मेरे पिताजी अपने पिताजी से आए, वो उनसे पिताजी से आए, हम इस तरीके से आए, लेकिन ईश्वर किसी से नहीं आया, वो खुद से आया। ऐसे ही 1 किससे आया, किसी से नहीं आया, 1 खुद से आया। और ये एग्जाम है, अगर एग्जाम ना होते तो भी सवाल उठा लेता मैं, एग्जाम्स ना होते तो सवाल उठा लेता, बोले 1 कहां से, ऐसे कैसे हो सकता है, सबकी उत्पत्ति है तो एक की उत्पत्ति क्यों नहीं है, तो इसीलिए इसको एग्जाम में डाला गया, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये मानना ही पड़ेगा। एग्जाम नंबर 5, इसने एक बड़ी चीज दी जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर कोई समुच्चय एक को सम्मिलित करता है और उसके बाद में एक के बाद हर सक्सेसर उसमें आता चला जाए, अंततः वो एक नेचुरल नंबरों का सेट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट है, उस सेट में 1 है और एक नियम है, पहले तो 1 है और फिर नियम है, इसके पास 1 है और एक नियम है। नियम क्या है कि जो भी नेचुरल नंबर इसमें होगा उसका अगला नंबर भी इसमें आएगा। इस समुच्चय, ये जो समुच्चय का निर्माण किया गया है 2 नियमों पे किया गया, इस समुच्चय का निर्माण 2 नियमों पे किया गया। नियम नंबर 1, इसमें 1 शामिल है, नियम नंबर 2, जो भी नेचुरल नंबर इसमें होगा उसका सक्सेसर भी इस समुच्चय में होगा। तो एक इसमें है, देखो ध्यान से देखना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन बनाने वाला है, ये गणित की एक बहुत बड़ी खोज बनने वाली है। एग्जाम नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कहता है कि 1 आया,
इसमें दो शर्तें। नंबर एक, इफ ए सेट कंटेन्स 1, अगर किसी सेट के पास एक है और इट कंटेन्स द सक्सेसर ऑफ एवरी नंबर इट कंटेन्स, इसके पास जो भी नंबर है उसका सक्सेसर भी रखता हो, अगर ये दो नियम को फॉलो करता है तो ये नेचुरल नंबरों का सेट बन जाएगा। ये सेट नेचुरल नंबर का बन जाएगा। क्यों? एक इसके पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक को कंटेन कर रहा है, एक है इसमें, एक है और नियम कहता है अगर एक है तो दो भी होगा, और फिर नियम कहता है दो है तो तीन भी होगा, तीन है तो चार भी होगा, चार है तो पांच भी होगा, पांच है तो छह भी होगा, छह है तो सात भी होगा, एंड डैश डैश। आपका पूरा नेचुरल नंबरों का सेट तैयार हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये पीनो के अभिग्रहित थे। तो पीनो के अभिग्रहित नेचुरल नंबरों का निर्माण करते हैं। नेचुरल नंबरों का निर्माण ये लोग करते हैं। इससे आपके नेचुरल नंबर कैसे आए, है ना? नेचुरल नंबर कहां से आए? वो यहां से आए। ये नेचुरल नंबर कहां से आए? यहां से आए। अब अगला स्टेज कि भी अगर भी बहुत सारे सवाल बाकी रहे होंगे आपके दिमाग में कि जोड़ कहां से आया, बाकी कहां से आया, है ना? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब कहां से आया? ये सारों के जवाब अगर आपको चाहिए तो फिर इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तीनों का नेचुरल नंबरों का है और ये टॉपिक 10th लेवल तक का है, तो नेचुरल नंबर ही इसमें कवर होंगे। बाकी अगर पूरे रियल नंबर की बनावट देखनी है कि रियल नंबर का पूरा संविधान क्या है, रियल नंबर कौन से नियमों से बनाए गए हैं, इसे पढ़ने के लिए कॉलेज में एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रियल नंबर सिस्टम। ग्रेजुएशन में रहा होगा जरूर आपका रियल नंबर सिस्टम, जिसमें पूरे एग्जाम सेट किए जाते हैं। पीनो का अभिग्रहित नेचुरल नंबर बनाता है, फिर उसके बाद में फील्ड एग्जाम्स आते हैं। फील्ड एग्जाम जोड़, गुणा, इन सबको बनाते हैं। फिर फील्ड एग्जाम के बाद में आपका ऑर्डर एग्जाम आता है जो बड़े छोटे के चिन्हों को परिभाषित करता है। फिर उसके बाद में कंप्लीटनेस आता है। तो ये सारे अभिग्रहित आकर पूरे रियल नंबरों को तैयार करते हैं कि ये जो आज आप पूरे रियल नंबर बना रहे हैं ये कौन से नियमों पे खड़े हुए हैं, कौन से एग्जाम पे। देखो बिना एग्जाम के कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करोगे ना आप, कहीं से तो शुरुआत करोगे, तो बेसिक नियम तो पहले आपको सेट करने ही पड़ेंगे। जैसे कोई खेल बिना नियमों के हो सकता है क्या? चाहे आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, टेनिस खेलो, सिंपल से सिंपल गेम खेलो, आपको नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। बिना नियम से कोई गेम हो ही नहीं सकता। तो जब बिना नियम से कोई गेम नहीं हो सकता तो बिना नियम से गणित की कोई ब्रांच भी नहीं बन सकती। हर ब्रांच को बनाने के लिए कुछ न्यूनतम नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, और नियम भी जो बनेंगे वो एग्जाम्स होंगे, क्योंकि उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो प्रूफ कैसे करोगे? जैसे भगवान से पहले कोई था ही नहीं तो उसको प्रूफ कैसे करोगे? तो बाय डिफॉल्ट इसीलिए वहां पे लोग जिद करते रहते हैं कि भगवान है, भगवान नहीं है, वो विवाद शुरू हो जाता है। प्रूफ ही नहीं किया जा सकता, अनप्रूवेबल है, कैसे प्रूफ करोगे? उसको प्रूफ करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो पहला व्यक्ति है, था या नहीं था, दोनों ही चीज में उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिल सकता आपको। तो मानना, आगे बढ़ने के लिए तो उसको फर्स्ट कोज को मान के ही आगे बढ़ते हैं, तो ये एग्जाम्स कहलाते हैं। तो ये नंबरों गणित में भी है, सब जगह भी है। तो पूरा अगर रियल नंबर का पूरा पढ़ना है तो, है ना, आरपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके वो टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम, वहां जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश वर्ग 1 है, उनमें भी आपको पूरा रियल नंबर सिस्टम पूरा पढ़िए, उसमें आपको ये सारे अभिग्रहित मिलेंगे कि रियल नंबर कैसे बने, जिसमें पीनो का अभिग्रहित भी आएगा और आगे भी आएंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक की लाज रखते हुए, तीनों अभिग्रहित इसमें था, तीनों अभिग्रहित बता दिए कि 5 अभिग्रहित होते हैं। एक नेचुरल नंबर है, हर नेचुरल नंबर के बाद में एक नंबर आता है, और किसी भी नेचुरल नंबर के बाद में 2 नंबर नहीं आ सकते, 1 से पहले कोई नहीं था, और नेचुरल नंबर कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन या गणितीय आगमन सिद्धांत, ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अब इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 डैश डैश एन, एन एन प्लस 1 बटा 2, एन एन प्लस 1 बटा 2। अब इसे देखिए, अगर मैं कहूं कि इस बात को प्रूव करो तो आप कैसे प्रूव करोगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर मैं कहूं कि इस बात को प्रूव करो तो आप कैसे प्रूव करोगे? क्या टूल होंगे आपके पास इस बात को प्रूव करने के लिए? आप कहोगे सर मैं ऐसे चेक कर लेंगे, इस तरफ एक पद का जोड़ कर लेंगे, इस तरफ फॉर्मूले से एक पद का जोड़ निकाल लेंगे, एन का मान 1 रखा, एन का मान 1 रख के, ये लो, बोला एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। फिर एन बराबर 2 के लिए चेक कर लेंगे, इधर से कर लेंगे 1 और 2, इधर आया 3, उधर एन का मान 2 रखा, ये 3 मतलब बराबर आ गया। फिर इधर हमने 3 जनों का जोड़ कर लिया, ये आया 6, इधर से हमने 3 के लिए निकाल लिया, 3 इंटू 4 बटा 2 बराबर 6। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं n का मान 3 तक रख रहा हूं तो ये तो
3 तक ही सिद्ध हुआ ना। n का मान अगर मैं 3 तक रख रहा हूं तो 3 तक सिद्ध हुआ ना। 4 के लिए क्या पता 4 के लिए गलत हो, क्या पता 5 के लिए। बोले इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, आपने 3 तक प्रूफ किया है और कह देते हो इसी प्रकार से। मतलब ये कुछ ऐसा एग्जांपल हो गया कि आपने एक कुत्ता लाके दिखाया कि देखो सर काले कलर का है, काले कलर का है। मैंने कहा हाँ काले कलर का है। फिर दूसरा कुत्ता पकड़ के लाया, देखिए कौन से कलर का है, मैंने कहा काले कलर का। फिर तीसरे कुत्ता पकड़ के लाए, कौन से कलर का है, काले कलर का। n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 3 के लिए सत्य है। सारे कुत्ते काले हैं, सारे कुत्ते काले। 3 कुत्तों से सारे कुत्ते काले बना दिए। क्या ये बात काम करेगी, क्या ये बात काम करेगी। दूसरा एग्जांपल ले लो, आप गए एक आदमी को पकड़ा, बोलो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी को। ठीक। दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हो, राहुल गांधी को। ठीक। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हो, राहुल गांधी। देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहता है, पूरा देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहता है। कैसे, 3 आदमी, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 से पूरा देश बना दिया आपने। 3 आदमी से पूरा देश बन जाता है। तो कहानी समझ में आई। 3 एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही बातें सिद्ध करते हैं, 3 एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही बात सिद्ध करते हैं, हमेशा सिद्ध नहीं होते। जो आपने 3 कुत्ते मेरे सामने लाए थे, 3 कुत्तों के लिए ही प्रूफ है कि 3 कुत्ते काले, सारे कुत्ते प्रूफ नहीं हुए। 3 आदमी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, 3 ही आदमी प्रूफ हुए हैं कि 3 आदमी राहुल गांधी को चाहते हैं प्रधानमंत्री, सारे नहीं चाहते। अभी सारों की बात नहीं हुई है, सारों की बात आपको सारे करने पड़ेंगे। इसका मतलब इसको सबके लिए प्रूफ करो। n बराबर 3 के लिए कर दिया, 4 के लिए करो, 4 के लिए कर दिया, 5 के लिए करो, 5 के लिए कर दिया, 6 के लिए करो। जहां तक प्रूफ करो वहां तक, उसके बाद में फिर मैं डाउट करूंगा, मेरा डाउट हमेशा चालू रहेगा। इसका मतलब अगर आपने इसके 5000 तक भी प्रूफ कर दिया तो भी सिर्फ इतना ही प्रूफ होगा कि 5000 तक ये सच है। 5001 की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने प्रूफ ही नहीं किया, तो 5001 अभी भी बाकी पड़ा है। फिर आपने 5001 कर दिया, मैं 5002 पे डाउट करूंगा, 5002 पे प्रूफ हुआ ही नहीं अभी तक, अभी तक 5001 तक ही प्रूफ हुआ है। बोला अब इस बीमारी से कैसे पीछा छुटाएं, इस बीमारी से कैसे पीछा छुटाएं। इसी को कवर करने के लिए गणित में कंसेप्ट बनाया गया जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले बात समझ में आई कि ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आप कितने भी प्रूफ कर दीजिए, आप इसके प्रूफ तक कभी नहीं जा सकते थे। अगर आप 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप जाते तो आप कभी भी इसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप हजारों 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 लाखों करोड़ों पद प्रूफ कर दीजिए, हमेशा सवालिया निशान बना ही रहेगा, हमेशा सवालिया निशान बनाए। आपने 1 करोड़ तक प्रूफ कर दिया तो सवाल उठाने वाला कहेगा ठीक है चलो मान लिया 1 करोड़ तक सच है। 1 करोड़ 1 पे क्या होगा, क्या पता 1 करोड़ 1 पे सच ना हो, क्या पता 1 करोड़ 2 पे सच ना हो, क्या पता 1 करोड़ 3 पे सच ना हो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पैदा हो जाता है। इसको छोटा समझा दो। कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चों को कुछ क्वेश्चन देते हैं ना प्रूफ करने वाले, तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल देके प्रूफ कर देते हैं, एग्जाम्पल देके प्रूफ कर देते हैं। एक एग्जाम्पल दिया और प्रूफ कर दिया। अगर एग्जाम्पल देके चीजें प्रूफ होने लग गई ना, तो फिर आप जो बोलोगे उसके एग्जाम्पल मैं ले आऊंगा। अगर एग्जाम्पल से कोई चीजें प्रूफ होने लग गई ना, एग्जाम्पल से, तो भाई फिर तो दुनिया की पोवरा 25 है ना। कोई भी दावा एग्जाम्पल से प्रूफ हो सकता है, तो हो गया काम मेरा। फिर तो मैं कह दूं, कुछ भी कह दूंगा, एक बंदा तो पकड़ ही लाऊंगा, जो कुछ भी बोलूंगा एक बंदा तो पकड़ ही लाऊंगा। पृथ्वी बृहस्पति से बड़ी है, एक बंदे को पकड़ लाऊंगा घर में से किसी को कि तुझे ये बोलना है कि जो मैंने कहा है वो सही है। तो देखो पूछो, ये रहा, मिल लो इससे। कोई बता रहे बृहस्पति छोटा है, कहे हाँ बृहस्पति छोटा है। तो एग्जाम्पल से अगर बातें प्रूफ होने लग गई तो आप हर बात को प्रूफ कर लोगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो हर बात का मिल ही जाएगा, एक गवाह तो हर बात का मिल जाएगा, पकड़ लो, झूठा ही पकड़ लो। तो एग्जाम्पल से चीजें प्रूफ नहीं हो सकती, एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं हो सकती। जैसे मैंने भी कुत्ते वाला एग्जाम्पल दिया, या बतख का एग्जाम्पल ले लो। ये गणित की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बतख वाली प्रॉब्लम। कोई भी आदमी प्रूफ नहीं कर सकता कि बतख जो है वो सफेद कलर की होती है। कोई आदमी इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता कि बतख सफेद कलर की होती है। इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता। ये हमेशा अनप्रूव्ड रहेगी। क्यों रहेगी? कोई भी आदमी इस बात को कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि बतख सफेद कलर की होती है। बोले कैसे नहीं प्रूफ कर पाएंगे? मैं आपको दिखा दूंगा, चलो मेरे सफेद, ये बतख सफेद, ये बतख सफेद। आप मुझे बतख दिखाओगे, मैं लिखता जाऊंगा 1+1, 1+1+1। आप दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझे बतख दिखाओगे, मैं कहूंगा ठीक है, इस बात से प्रूफ हो गया कि 1000 बतख सफेद कलर की है। कल सुबह फिर शुरू करेंगे, अरे ये क्या हुआ, पूरा दिन खप हो गया, 1000 बतख सफेद कलर की हुई है, ये प्रूफ हुआ है।
क्या पता कल निकलेंगे, कल और बतख देखेंगे, क्या पता कोई काले कलर की मिल जाए, कल कोई काले कलर की मिल जाए। तो फिर आपने पूरी दुनिया घुमाई मुझे, 1 साल लगा, पूरी दुनिया घुमा के सारे बतख दिखा दिए। मान लो 10 करोड़ बतख थे, 10 करोड़ के 10 करोड़ बतख सफेद कलर के हो गए। मैंने कहा ठीक है, चलो 10 करोड़ हो गए। अभी जो नए बतख जन्म लेने वाले हैं, उनका वेट करते हैं, देखते हैं क्या पता वो काली निकल आए। अभी तो सारी बतख कहाँ हुई है, अभी तो जन्म भी तो लेंगी कई बतख निकल के आएंगी, क्या पता वो काली हो जाए। तो आप कहोगे ठीक है, चलो हजारों सालों तक देखते हैं, भविष्य देखते हैं। भविष्य देखा, सफेद आ रही है। मैंने कहा नहीं यार, क्या पता कोई काली बतख पहले मर गई हो, उनको पहले खोदो, खोद के सारी बतखें निकालो, जो बतखें मर चुकी है सबको निकालो, पहले जीवित करो उन्हें, देखो क्या पता मरी हुई बतख काले कलर की रही हो। जिंदा बतख तो सारी सफेद है, क्या पता कोई मरी हुई बतख काले कलर की मर गई हो। तो इसका मतलब आप कभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते कि बतख सफेद कलर की होती है। कारण आपके एग्जाम्पल इतने हैं, जो मर गए वो कहां से लाओगे, जो जिंदा है पहले तो वही कवर नहीं होंगे, फिर जो मर गई वो कहां से लाओगे, और जो आगे जन्म लेने वाली है वो कहां से लाओगे। तो आप कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते कि बतख सफेद कलर की होती है। हमेशा आपका नंबर और बेहतर होता जाएगा। आज मैंने 1000 बतख देखी सफेद कलर की, कल आपने और 1000 देख ली, 2000 बतख देख ली सफेद कलर की, 5000 बतख देख ली सफेद कलर की, 50,000 बतख देख ली सफेद कलर की। बस आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कभी प्रूफ कभी नहीं हो रहा कि बतख सफेद कलर की है। प्रूफ हो भी नहीं सकता। पता क्यों नहीं हो रहा प्रूफ? क्योंकि इस नियम परमे की अंदर, परमे को तोड़ना बहुत आसान है। एक काली बतख आई, सब स्वाहा। एक नीले कलर की बतख आई, सब स्वाहा। आपकी पूरी थ्योरी, आपकी जिंदगी भर की थ्योरी खत्म। आपने एक थ्योरम बनाई, बतख सफेद कलर की होती है, और हजारों सालों तक वेट किया, एक बतख अगर लाल कलर की आ गई तो आपकी पूरी थ्योरम खत्म, स्वाहा। एक एग्जाम्पल गलत साबित कर सकता है, सही साबित नहीं कर सकता। आपने 50 साल तक एग्जाम्पल देते गए, लेकिन अभी भी मुझे 50 साल दे दिए आपने और 5 करोड़ बतख दिखा दी। मैंने कहा हाँ ठीक है, 5 करोड़ बतख सफेद कलर की होती है, और एक दिन एक काली बतख आई, वो 5 की 5 करोड़ बतख स्वाहा। आपके सारे एग्जाम्पल खत्म। तो ये गलत, तो प्रूफ नहीं किया जा सकता, गलत साबित किया जा सकता है। एग्जाम्पल सही साबित करने के काम नहीं आता, एग्जाम्पल गलत साबित करने के काम आते हैं। अगर आपको गलत साबित करना है तो एग्जाम्पल दीजिए। तो ये बात पहले समझ में आई कि आप कोई भी एग्जाम्पल देके किसी चीज को सही साबित नहीं कर सकते। इसलिए गणित में कभी भी आप देखोगे एग्जाम्पल सही साबित करने के लिए, किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल नहीं दिए जाते, गलत साबित करने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते, क्योंकि एक एग्जाम्पल गलत कर देगा, एक एग्जाम्पल चीजों को गलत साबित कर देगा लेकिन सही साबित नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्जाम्पल लग नहीं सकता। अभी आप मुझे जो दे रहे थे वो सारे एग्जाम्पल थे, एक के लिए प्रूफ कर दिया, दो के लिए प्रूफ कर दिया, तीन के लिए प्रूफ कर दिया, ये तो एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल से ये चीज प्रूफ नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से ये चीज, आपसे एग्जाम्पल मुझे कितने भी दे दो, मुझे डाउट रहेगा कि आज गलत हुई, आज गलत हुई, आज काली बतख आई, आज काली बतख आई, आज काली बतख आई, किसी भी दिन काली बतख आएगी सब सुहा। तो एग्जाम्पल कभी भी चीजों को सही साबित नहीं कर सकते। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एग्जाम्पल टू प्रूफ एनीथिंग। किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल देना घटिया है। तो एग्जाम्पल नहीं लगते, तो फिर एग्जाम्पल नहीं लगे तो फिर प्रूफ कैसे करूं इसको, फिर इसको प्रूफ कैसे करूं। यहां पे एक सवाल आता है कि प्रूफ कैसे करें। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बनाने वालों ने कमाल का सिद्धांत बनाया, उसने कहा कि आओ मैं आपको बताता हूं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब देखना है तो बहुत गजब त्योहार ये जो है ना, गणित आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल इंडक्शन, ये मैथमेटिक्स की ढेर सारी ब्रांचों में इस्तेमाल किया जाता है। हम इंडक्शन के जरिए चीजों को प्रूफ करते हैं, और इतना लाजवाब है ये, इतना लाजवाब, इतना गणितीय एक, आप यूं मारे मार्वल है। जैसे 7 दुनिया में अद्भुत चीजें होती है ना, तो गणित का एक टूल ये है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये क्या करता है, देखो प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ का तरीका देखिए। कोई कथन जो आप प्रूफ कर, ध्यान से सुनिएगा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। आपको गणित की ताकत का एहसास होगा कि गणित ने बिना एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते, बिना एग्जाम्पल दिए इतना तार्किक तरीका लगाया कि उसे कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। इसे करने के लिए आपको जो भी कथन लेना है, जो भी प्रूफ करना है, उस कथन का नाम रख दो पी। पी वो जो कथन है जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो सही है या गलत है। जैसे ये वाला, अभी ये जो कथन था कि 1 2 3 4 5 से लेकर n तक n+1, ये सही है या गलत है, इस कथन का नाम रख दिया पी। ठीक है, इस कथन, ध्यान से सुनना और अच्छे से ध्यान लगाना, पी इसका नाम, इस कथन का नाम रख दिया पी। अब पहले क्या करो, इसको एक एग्जाम्पल द्वारा प्रूफ करो। एक एग्जाम्पल द्वारा आपने पहले पद के लिए प्रूफ चेक किया और ये प्रूफ हो गया।
लेकिन आप कहोगे सर रुको, ये तो एक एग्जांपल, एक के लिए प्रूफ है। हाँ बिल्कुल भाई, मैं नहीं कह रहा, मैं दावा भी नहीं ठोक रहा, मैं चिंता मत करो, मैं दावा नहीं ठोक रहा, मैं कोई दावा नहीं ठोक रहा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूं। मैं एक कुत्ता लेकर आया, मतलब एक ही कुत्ता काला है, मैं नहीं कह रहा दुनिया के सारे कुत्ते काले हैं, मैं तो कह रहा हूं एक कुत्ता काला है। ठीक है, यहां तक हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, इनिशियल स्टेज कहते हैं, आपने प्रूफ कर दिया। अब ये बात एक के लिए सत्य है, हो सकता है दो के लिए भी सत्य हो सकता है तीन के लिए भी सत्य हो सकता है चार के लिए भी सत्य हो सकता है पांच के लिए भी सत्य हो, और नहीं भी हुई तो कम से कम एक के लिए तो सच है ना, कम से कम एक के लिए तो सच है। तो माना ये के तक सत्य है, तो सर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं है ये बात। क्यों नहीं ये बात झूठ? के बराबर एक के लिए तो सच है, हो सकता है दो के लिए सच ना हो, आप कहोगे दो के लिए, हो सकता है दो के लिए ना हो, तीन के लिए ना हो, के का एक मान तो पक्का है, एक के लिए तो सच है, प्रूफ करके आए हो, एक के लिए तो प्रूफ करके आए हो, तो के का मान कुछ भी हो, एक तो पक्का है, तो ये बात गलत तो नहीं हो सकती, के बराबर एक के लिए सच है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर के लिए सत्य है, हम k+1 के लिए चेक करेंगे। अगर k+1 के लिए सच होगी ये बात, तो क्या हुआ, जबरदस्त हो गया। क्या जबरदस्त हुआ, आ जाओ समझाता हूं। अब अभी क्या हुआ, ये के कहां से आ गया बीच में, k+1 क्या हो गया, देखो अभी समझाता हूं कि के क्या हुआ। P1 के लिए आपने प्रूफ किया हुआ है, चेक किया हुआ है बाकायदा कि पहले स्टेज के लिए वो बात सच है, पहले स्टेज के लिए सच है, फिर आपने मान लिया कि वो के तक सच है। ये बात गलत नहीं हुई। क्यों नहीं गलत हुई? क्योंकि मैंने के तक माना, के का मान कुछ भी हो सकता है, के का मान अगर दो नहीं भी मिला, मान लो दो नहीं मिला, एक तो मिल ही जाएगा, तो इसका मतलब ये लाइन गलत तो नहीं है, के का मान एक के लिए सही हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने क्या किया, के तक सच मानकर k+1 के लिए अगले स्टेप के लिए चेक किया, और अगले स्टेप के लिए भी सच आ गया। अब क्या हुआ, अब ये बात हर चीज के लिए सच होगी। कैसे सच होगी, देखो अब इसने एक लूप बना दिया, एक के लिए सच थी, अब एक के लिए सच थी, हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो एक के लिए सच है वो 1+1 के लिए भी सच है, मतलब दो के लिए सच है। जो एक के लिए सच है वो दो के लिए भी सच है। फिर दो यहां ले लो, जो दो के लिए सच है वो तीन के लिए भी सच है, क्योंकि के का मान दो भी तो हो सकता है। अब दो के लिए प्रूफ हो गया, तो के का मान दो भी हो सकता है। अब लूप बन गया, और ये बात हर बार हर चीज के लिए सच होती चलेगी। देखो समझो कि हमने क्या प्रूफ किया है, हमने क्या प्रूफ किया है कि जो बात के लिए सच है वो पी k+1 के लिए भी सच है। जो चीज के लिए सच है वो k+1 के लिए भी सच है। तो जो P1 के लिए सच है वो P2 के लिए भी सच है या नहीं है? जो P1 के लिए सच है वो P2 के लिए सच हुई। जो P2 के लिए सच है वो P3 के लिए भी सच हुई, फिर P3 के लिए भी सच हुई, और जो P3 के लिए सच है वो P4 के लिए भी सच है, और जो P4 के लिए सच है वो P5 के लिए भी सच है, जो P5 के लिए सच है P6 के लिए भी सच है। तो कुल मिला के सारे कदम, सारे स्टेप अपने आप बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो गए। इसे कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। सोचिए क्या कमाल का आइडिया जो है ना इन लोगों ने यूज किया। इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PMI कहते हैं। इस चीज को कभी भी एक एक करके प्रूफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा लूप बनाया इन लोगों ने कि ये बात हमेशा के लिए सच होगी, और ये लूप है PK+1। इसीलिए गणितीय आगमन सिद्धांत में जो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 होते हैं बड़े काम के होते हैं। स्टेप नंबर 2 पे आप मानते हैं अगर कोई चीज के लिए सच है तो k+1 के लिए सच है। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये लूप बन गया, और ये घूमता जाएगा और घूमता जाएगा और घूमता जाएगा, आपको जितना चाहे उतना दूर तक लेके चला जाएगा, अनंत तक ले जाएगा ये। तो आपने एक लूप बना दिया, और आपका खुद ही फॉर्मूला अपने आप को साबित करने में लगा पड़ा है। इसे गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं। तो अगर यहां पे देखोगे, ये देखो पहला स्टेप, आप P1 के लिए इसको प्रूव करो, हो गया। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करो, P तक सत्य मानो। मान लिया P सत्य है, देखो गलत नहीं है स्टेज, ये गलत नहीं आपको कि के लिए क्यों मान लिया भाई, k बराबर 1 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, k बराबर 1 हो जाएगा, k बराबर 2 हो जाएगा, k बराबर 3 हो जाएगा, जहां तक भी सत्य है वहां तक हो जाएगा। चलो एक ही मान लेते हैं, k बराबर 1 के लिए हो जाएगा, हो गया। फिर मैं k तक सत्य मानकर k+1 के लिए, मैं k क्यों ले रहा हूं, मैं सबको घुमाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि जो चीज k के लिए सच है वो k+1 के लिए सच है। इससे मेरा एक गणितीय रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, एक गणितीय संबंध क्रिएट हो जाएगा। जो के लिए सच है वो k+1 के लिए सच है, एक के लिए सच है वो दो के लिए सच है, फिर 2 से 3 आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा, 5 से 6 आ जाएगा, 6 से 7 आ जाएगा, फिर
सब एक दूसरे को प्रूफ करने में लग जाएंगे, सब एक दूसरे को प्रूफ करने लग जाएंगे, इसीलिए नाम पड़ गया गणितीय आगमन सिद्धांत। हर कोई एक दूसरे को प्रूफ करने में लग गया, हर कोई एक दूसरे को प्रूफ करने में लग गया। और अगर 5 सही है तो 6 भी सही है, 6 सही है तो 7 सही है, 7 सही है तो 8 सही है, 8 सही है तो 9 सही है, 9 सही है तो 10 सही है, यानी सब सही है, फिर सारे आगे। इसे गणितीय आगमन सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर हुई बात? गणितीय आगमन सिद्धांत को समझना है तो डोमिनो इफेक्ट को देखो। डोमिनो इफेक्ट देखा, जिसमें वो लोग छोटे छोटे लकड़ी के होते हैं, वो उनको लगा देते हैं। आप उसको चाहे डोमिनो को कितना भी लंबा बना लीजिए, कितना भी लंबा, जितना चाहे लंबा बना लीजिए, उसमें हजार हजार लकड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, वो लगा दीजिए, 1000 लगा दीजिए, करोड़ लगा दीजिए, अनंत लगा दीजिए, मैं पहले वाले को गिराऊंगा, लास्ट में जो भी है वो भी गिरेगा, बचेगा कोई नहीं बचेगा। क्यों? पहले वाला दूसरे को गिराएगा, दूसरा तीसरे को गिराएगा, तीसरा चौथे को गिराएगा, चौथा पांचवें को गिराएगा, पांचवा छठे को गिराएगा, छठा सातवें को गिराएगा, गिरता 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 लास्ट में आखिर वाला, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आखिर वाला गिरेगा। सही है? ये गणितीय आगमन सिद्धांत है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को प्रूफ करने में लग गया, आपको सिर्फ एक करना पड़ा, सिर्फ एक को गिराना पड़ा, बाकी प्रोसेस अपने आप हो गया, चाहे ये श्रृंखला कितनी भी लंबी क्यों ना हो। अगर ये अनंत तक भी जा रही है ना, कोई अगर ये अनंत तक भी जा रही है ना, आपका काम हो गया। आपने एक रूल सेट कर दिया कि जो पी के लिए सच है वो k+1 के लिए सच है। बस ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि जो k के लिए सच है वो k+1 के लिए सच है। मतलब केवा डोमिनो k+1वें डोमिनो को गिरा रहा है, मतलब जो भी k नंबर पे खड़ा है वो k+1 को गिरा रहा है, तो आपका काम अपने आप हो गया। बस चौथा पांचवें गिरा रहा है, पांचवा छठे को गिरा रहा है, छठा सातवें गिरा रहा है, सातवां आठवें गिरा रहा है, और सब एक दूसरे को गिराते गिराते केवा k+1 को गिरा रहा है, बस। और इसको चलने दो। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का सार होता है। बात समझ में आई कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो कितना भयंकर और कितना महत्वपूर्ण होता है गणित के अंदर चीजों को प्रूफ करने के लिए। वरना अगर ये सिद्धांत ना हो तो आप इसको कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। जो भी मैंने आपका एक रिजल्ट लिया था, इस रिजल्ट को आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। जो मैंने बताया कि आप चाहे कितना भी कर लो, अंततः एक ही सच निकलता, मैं 1000 तक पहुंच गया हूं, मैं 10,000 तक पहुंच गया हूं, मैं 50,000 तक पहुंच गया हूं, मैं 5 करोड़ तक पहुंच गया हूं। हमेशा, हर बार, बार बार ये सच नहीं हो सकता था। तो इसलिए कुछ गणितीय ऐसा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया चाहिए था, ऐसा चमत्कारी आइडिया चाहिए था जिससे सब कुछ के लिए सच हो जाए, सबके लिए। तो ये मिला डोमिनो के अंदर, कि डोमिनो इफेक्ट ऐसे ही काम करता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहा जाता है। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। तीनों स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो जरूरी है जानना। पहला फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, भैया पहले एक के लिए तो सच होना, अगर एक के लिए झूठ है, अगर पहला डोमिनो ही नहीं गिरा तो पहला तो दूसरे को गिराता, दूसरा तीसरे को गिराता, तो पहली केस में गलत हो गया तो वहीं बात खत्म। और अगर पहले के लिए सही, तीनों स्टेप जरूरी है, तीनों स्टेप्स अपने अपने जरूरी है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि कम से कम एक बार के लिए पहले सही होना चाहिए, पहले 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, हो गया। फिर आप उसे k तक सच मानो कि k तक सच है। अब यहाँ पे कोई के दिमाग में आएगा, सर इसे 2 क्यों नहीं माना, इसे 1 क्यों नहीं माना? अरे भैया वो चैन नहीं बनेगी ना, k+1, वो वाली चैन जो चमत्कार कर रही है, वो चैन बनानी है हमें, वो चमत्कारी चैन बनानी है कि जो k के लिए सच है वो k+1 के लिए सच है, क्योंकि k ही कमाल कर रहा है। एक्चुअली सारा खेल k का है भाई। अगर k की जगह 2 होता तो ये खेल उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि 2 होता, अगर k एग्जैक्टली 2 होता या k 1 होता तो ये 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही, फिर अगली बार फिर प्रूफ करो, 2 के लिए सही, वो 3 के लिए, हर बार आपको एक एक करके प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपने k का खेल खेला, k को काम में लगा दिया कि भैया k भैया तुम काम करो। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, पहाड़ों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 का पहाड़ा होता है, 3 का पहाड़ा होता है, 4 का पहाड़ा होता है। भाई काहे का 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा? बच्चे को x का पहाड़ा याद करवा दो, x से कम है x, x दूनी 2x, x तिया 3x, x चौके 4x, x चौके 5x, x छक्के 6x, x सत्ते 7x, x अट्ठे 8x, हाँ 9x 10x। ये पहाड़ा याद करा दो बच्चों को, आपके सारे पहाड़े कवर हो गए। ये लो, ये पहाड़ा करवा दो, हो गया काम बच्चे का। 5 साल बच जाएंगे बच्चे के, जिंदगी के पहले 5 साल जो है ना, 5 साल बच जाएंगे। ये x का पहाड़ा याद करवा दो। ये कितने का पहाड़ा है? चलो ये बता दो, ये कौन सा पहाड़ा है? इसमें कौन सा पहाड़ा कवर नहीं हुआ?
इसमें कौन सा पहाड़ा कवर नहीं हुआ, कौन सा पहाड़ा रह गया जो इसमें कवर नहीं हुआ? कोई है ऐसा जो इसमें कवर नहीं हुआ हो? तो कमाल की बात यह है कि इसमें सारे पहाड़े कवर हो गए, सारे। x की जगह 2 रख दो, 2 का पहाड़ा बन जाएगा, 3 रख दो, 3 का पहाड़ा बन जाएगा, 4 रख दो, 4 का पहाड़ा बन जाएगा, 5 रख दो, 5 का पहाड़ा बन जाएगा, 10 रख दो, 10 का पहाड़ा बन जाएगा, 8 रख दो, 8 का पहाड़ा बन जाएगा, इवन 5/2 का पहाड़ा भी बन जाएगा। x का मान 5/2 रखो, 5/2 का पहाड़ा भी बन जाएगा, 3.15 का पहाड़ा भी बन जाएगा, सारे हो गए। तो बात समझ में आई कि पावर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन में कितनी ताकत है, पावर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन में कितनी पावर है। इसे अब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहते हैं। एक्स कौन जानता है? एक्स को नहीं जानते, यही तो ताकत है। जानते हैं तब तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। जैसे 2 को आप जानते हैं तो ये 2 का पहाड़ा बन गया, कहानी खत्म, है ना। जिसको आप जानते हैं उसकी ताकत खत्म हो जाती है, खत्म हो गया, ये 2 का पहाड़ा बन के रह गया। इसमें क्या फर्क है? इसमें एक्स जो है ना वो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब काल्पनिक विचार है। इस वजह से ये चमत्कारी है। अगर x 2 हो जाता तो ये 2 का पहाड़ा बन के खत्म हो जाता। अगर ये x 3 होता तो ये 3 का पहाड़ा, लेकिन x है, इसी की तो ताकत है। x है, यही तो ताकत है। सोच के देखो, अगर x 2 हो जाता तो 2 का पहाड़ा बन के खत्म हो जाता। कमाल की बात तो है कि ये x है, इसको कोई वैल्यू मत दीजिए। कोई गाना था, प्यार को प्यार ही रहने दे, कोई इल्जाम ना दे, कोई नाम ना दे, तो वो बड़ा प्यारा गाना था, शायद मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का सा, बहुत उसके लफ्ज भी बहुत अच्छे थे। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो वो बड़ा सेम बात है। तो प्यार को प्यार ही रहने दो, उसको नाम के साथ अटैच मत करो। तो यही कहानी इसके साथ है कि एक्स को अब्स्ट्रैक्ट ही रहने दो। इसके साथ अगर 2 डाल दोगे ना तो 2 का पहाड़ा बन के खत्म हो जाएगा। जब तक ये एक्स है ना तभी इसकी सुंदरता है, तब ये सबका है। लेकिन कोई मान आते ही ये विशेष का एक का बन के रह जाएगा, किसी एक का बन के रह जाएगा। तो पी के से केवल ये के कमाल कर रहा है, ये के ही है जो कमाल कर रहा है, इसलिए के को के ही रहने दो, के को कोई नाम ना दो। ठीक है, क्लियर है ये बात? कंसेप्ट समझ में आ गया? फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल। इन्फिनिटी का नहीं बनेगा। इन्फिनिटी नंबर तो होता है क्या? वो डिंकी कह रही अनंत का नहीं बनेगा। अनंत कोई नंबर होता है क्या? अनंत कोई नंबर होता है? पहाड़े नंबरों के होते हैं, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, चलो बढ़िया है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। आ जाओ, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कि प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये कथन है, इसको एक के लिए प्रूफ करो। स्टेप 1, अगर हम PMI लगा रहे हैं तो स्टेप 1 पहले एक के लिए प्रूफ करो। फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए करोगे तो LHS से एक पद लो, LHS से एक पद लेने पर एक आ गया। RHS से लो, RHS में n बराबर 1 रखो, ये हमें हरी झंडी मिल गई कि LHS RHS बराबर है। तो इट इज ट्रू, ये सत्य है। तो ये हमारा पहला रूल कायम हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k तक ये सही है। k तक का जोड़, जैसे 1 तक का जोड़ 1 1 प्लस 1/2 आया था, तो k तक का जोड़ k प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, अब आएगा अगला स्टेप नंबर 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब मैं इसे दोनों तरफ k प्लस 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ k प्लस 1 जोड़ने पर, इधर भी k प्लस 1 जोड़ दिया, इधर भी k प्लस 1 जोड़ दिया, और दो चीजें बराबर होती है, गणित कहती है
कि समान चीज जोड़ने पर भी वो समान रहते हैं। अगर दो चीजें बराबर है तो दोनों तरफ सेम चीज जोड़ूंगा तो बराबर ही आएगा। 2k+1 कॉमन निकाल लो। ये आ गया आपका k+1 k+2 आ गया। स्टेप नंबर 3 पे आओ। स्टेप नंबर 3 है, इसे k+1 के लिए चेक करो। आपके फॉर्मूले में k+1 तक चलो और देखो k+1 तक आपका फॉर्मूला आपको क्या देगा। अगर फॉर्मूले में k+1 तक जाए, n का मान k+1 रखें तो ये आ गया k+1 ये k+1 हो गया, ये k+2 हो गया बटा 2। और इसे मिलाओ समीकरण से जो कि ट्रू है। कैसे ट्रू है, मिला लो। ये रहा, ये किया हुआ आपका, अभी आप करके आए हो। ये और ये आपने फॉर्मूले से निकाला और ये आपने गणित से निकाला, दोनों चीजें सेम आ रही है। इसका मतलब अगर k तक सत्य है तो k+1 के लिए भी सच है। अगर ये चीज k के लिए सच है तो ये k+1 के लिए सच है। यही चैन तो हमें स्टेब्लिश करनी थी। ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब 1 के लिए सत्य है तो 2 के लिए सत्य होगा, 2 के लिए सत्य है तो 3 के लिए सत्य होगा, 3 के लिए सत्य है तो 4 के लिए सत्य होगा। और ये हमारा हमेशा के लिए अब फॉर ऑल n, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, सभी n के लिए ये बात सच है। ये खेल खेलते हैं हम k के लिए सच मानकर फिर k+1 उसमें गणित लगा के k+1 का रिजल्ट बनाते हैं और वही k+1 सवाल से बनाते हैं। दोनों सेम आ गए मतलब बराबर है, क्योंकि स्टेप नंबर 2 वाला तो सही है ही। स्टेप नंबर 2 तो सही है, स्टेप नंबर 2 गलत नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में मैंने कहा n बराबर k के लिए सच है तो k का मान 1 ले लो। सही नहीं है क्या? ये तो सही है। फिर मैंने दोनों तरफ k+1 जोड़ा तो क्या k+1 जो चीज बराबर होगी उसमें मैं दोनों तरफ 5 जोड़ दूं तो बराबर नहीं आएगा क्या? बराबर आएगा। तो दोनों तरफ k+1 जोड़ दिया तो इससे जो भी उत्तर आया स्टेप 2 से वो तो सही है। अब मैंने फॉर्मूले से भी k+1 निकाला, फॉर्मूले ने भी वही दिखाया, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 भी वही दे रहा है, स्टेप नंबर 3 भी वही दे रहा है। इसका मतलब दोनों उत्तर एक है, इसका मतलब काम कर रहा है। तो हमें सत्य की प्राप्ति होगी और सत्य की प्राप्ति होगी इसका मतलब जो k के लिए सच है वो k+1 के लिए सच है। अतः इससे एक लूप बन गया जो n के हर मान के लिए इसे सच साबित कर देगा। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत है। समझ में आया या नहीं आया? कि गणितीय आगमन सिद्धांत आपके लिए क्या करता है? ये चमत्कार करता है भाई। सही है। तो ये अब बाकी ये जो टॉपिक है ना गणितीय आगमन सिद्धांत, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में 11वीं की क्लास में मिलता है ये। वहां पे तो प्रूफ है बहुत सारे। गणितीय आगमन सिद्धांत 11वीं क्लास में तीसरी प्रश्नावली या चौथी प्रश्नावली है वो एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की। एनसीईआरटी 11वीं क्लास के अंदर तीसरी चौथी प्रश्नावली है गणितीय आगमन सिद्धांत, जहाँ पे वो आपको बहुत सारे रिजल्ट जो है ना वो प्रूफ करना सिखाता है। और गणितीय आगमन सिद्धांत हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है, जिसमें जब कोई चीजों को हमें बहुत लंबे होता है तो हम एक एक करके तो प्रूफ कर नहीं सकते उसको, तो हम इस बड़ी जो बड़ा टूल है ना, खतरनाक टूल, धारदार टूल, इस टूल का इस्तेमाल करके उन्हें प्रूफ करते हैं हर मान के लिए। और इसमें जो सिद्धांत है वो है pk+1 pk+1। और ये वो लूप बना लेता है जिससे वो हर मान के लिए अपने आप ही एक दूसरे को साबित करने लग जाता है। यानी सच एक दूसरे को, जैसे हम यहाँ पे देखें ना, ये सच ये आपके जीवन में भी इंडक्शन है। जैसे हम ये मान के एक तो सिद्धांत है कि मैं जिंदा हूं और हर व्यक्ति अपने पिता से आता है। अगर ये दो सिद्धांत मिला दो तो देखो आपकी चैन बन जाती है, सब प्रूफ हो जाएंगे हम लोग, हम सब प्रूफ हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अमित एक इंसान है अमित एक इंसान है, हर इंसान का एक पिता होता है, तो ये देखो चैन बन जाएगी। अब ये चैन बन जाएगी, मैं इंसान हूं, मेरा एक पिता होगा, फिर वो इंसान है, उनका एक पिता होगा, फिर वो एक इंसान है, उनका एक पिता होगा, फिर वो एक इंसान है, उनका एक पिता होगा। और ये इंडक्शन बन के चला गया और ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, अनंत तक ये चलता रहेगा। अब इसे तोड़ने की कोशिश करता है, गणित तो नहीं तोड़ती, गणित तो कहते नंबर है भाई, नंबर चलेंगे, इसका कोई अंतिम छोर नहीं है, इसका कोई अंतिम छोर नहीं है, ये हमेशा हर बात के लिए सच है।
मेरी 7वीं पीढ़ी, 50वीं पीढ़ी, 1000वीं पीढ़ी, 10,000वीं पीढ़ी, सबके लिए ये बात सच है, ठीक है। लेकिन धर्म क्या करते हैं, है ना, जो रिलीजियस बिलीफ है वो क्या करते हैं, अंततः ईश्वर को लाके खड़ा कर देते हैं, बोले ये बस ये वो ये लास्ट पोज है, यहाँ से कुछ नहीं होता, ये इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई, इसका कोई पिता नहीं है, सबके पिता हैं, इसका कोई पिता नहीं है, वहां पे उसको ब्रेक कर देते हैं। ये गणित में और रिलीजियस दोनों में ये डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से